कितनी निकाली इसने? कितने क्वेश्चन थे? वो दो तीन क्वेश्चन थे, करे आप लोगों ने? हाँ जी, बस बेटा प्लीज, बात नहीं। एडिशनल क्वेश्चंस ट्राई करें क्या आप लोगों ने इसके लॉग के? किसका? लॉग का, एक्सरसाइज का? ऐसा क्या है बेटा उसमें? ये क्वेश्चन डाउट है? अरे नहीं सही होता भाई, नहीं सही हो। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द 2 log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4। बेटा यहाँ पे देख, सिंपल ही है आपका। होने को तो तू सब जगह वैल्यू पुट कर सकता है वैसे, कि log 5 निकाल दिया, log 8 निकाल दिया, log 4 निकाल दिया, लेकिन वो तो मुश्किल होगा। बेटर क्या है, तू क्या कर, ये देख, 2 log 5, अब 5 को क्या लिख दे, 10/2। सिखाया था ना? तो यहाँ पे 5 को लिख दिया आपका 10/2। ठीक है, उसके बाद बेटा log 8 को लिख दे 2 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद आपका -1/2 तक तो ठीक था। log 4 को लिख दे 2 का स्क्वायर। अब तू देख, यहाँ पे 2 हो गया, और log 10/2 का मतलब log 10 माइनस log 2 हो गया। उसके बाद ये 3 log 2 हो गया। जब 1/2 के बाद ये वाला 2 आगे आएगा तो ये 2 log 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब आपको दिख रहा होगा बेटा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। बेटा log 10 क्या होता है, 1। माइनस का 2 log 2 हो जाएगा, प्लस का 3 log 2 हो जाएगा, और माइनस का log 2 बच जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 2 log 2 और माइनस का log 2 माइनस 3 log 2 प्लस 3 log 2, आंसर क्या आ गया? बस वे -2 log 2 को, इस -2 log 2 को और -log 2 को जब तू, ठीक है, चलिए। एडिशनल किसी ने ट्राई करे अभी तक? आपने करे? कितने कर लिए बेटा?
45 नहीं, 60 से तो चालू है लॉग वाले। लॉग के तो आपके बुक के करें। अच्छा, मेरी बुक से कहें, ठीक है चलो। फिलहाल यहाँ पे देखिए हेडिंग बनाइए सभी बच्चे, और आपका अभी हम चैप्टर नंबर यहाँ पे कौन सा चालू करा है, 1। आइए अभी चैप्टर 1 खत्म करा है, अभी आप लोगों का चैप्टर नंबर एक करवाता हूं, चैप्टर एपी एंड जीपी। ये चैप्टर आपको करवाया है पहले क्या? नहीं। तो यहाँ पे आप जरा देख लीजिएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या बोला मैंने? सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आपका चैप्टर का नाम है। और अगेन अगेन अगर मैं बात करूं बेटा, वेटेज जो है वो वही है जो आप लोगों को बताई थी, 4 या 5 मार्क्स। क्या बोला मैंने? 4 या 5 मार्क्स, इससे ज्यादा का चैप्टर नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली 4 का ही आएगा, 5 का आ जाए तो अलग बात है। सारे चैप्टर्स की वेटेज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। जरा देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सीक्वेंस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। यहाँ पे सीरीज का मतलब होता है सीरीज ऑफ नंबर्स। जैसे यहाँ पे आप जरा देखिए, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, और जरा देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूं 2, उसके बाद हो गया 5, उसके बाद हो गया 10, उसके बाद हो गया आपका 17, उसके बाद हो गया आपका 25, उसके बाद हो गया आपका 37, उसके बाद आपका हो गया 50, उसके बाद आपका 65। अब ऐसे ये चलता जा रहा है। ये एक तरीके से सीक्वेंस ऑफ नंबर है, सीरीज ऑफ नंबर है, और इसमें एक पैटर्न भी है। हो सकता है आप में से किसी को पता भी चल गया हो, जिसको नहीं पता चला बता रहा हूं अभी थोड़ी देर में। लेकिन पहली बात यह है कि अगर आपसे कोई बात करे कि भाई सीक्वेंस का मतलब बता दो सर, चैप्टर स्टार्ट किया है ना, सीक्वेंस का मतलब, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैविंग अ पैटर्न। सीक्वेंस का मतलब क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर हैविंग अ पैटर्न, सीरीज ऑफ नंबर हैविंग अ पैटर्न। अब आप करो सर कि ये पैटर्न है क्या, वैसे बताओगे? तो यहां पे आप जरा देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 26 कर लो इसे। ठीक है बेटा, समझ गए बात को? तो यहां पे जब भी कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स हैविंग अ पैटर्न होगा, बस उसी को सीक्वेंस एंड सीरीज कह दिया जाता है। लेकिन बेटा ऐसे तो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें यहां पे दो पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न्स की पढ़नी है। एक पढ़ना है आपका एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक होता है आपका जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक होता है आपका एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक होता है आपका जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक वर्ड जो है, इसका एक मतलब है, और वो है आपका क्या? सम। और ऐसे ही ज्योमेट्रिक वर्ड जो है, इसका भी एक मतलब होता है, और वो मतलब होता है प्रोडक्ट। क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट। ठीक है ना? अर्थमेटिक का मतलब सम होता है, ज्योमेट्रिक का मतलब प्रोडक्ट होता है। तो जब एक ऐसी सीरीज बनाई जाती है जिसमें बार बार आप क्या कर रहे होते हो? ऐड कर रहे होते हो, सम कर रहे होते हो, तो उस सीरीज को क्या बोल देते हैं? एपी। और ऐसी सीरीज बनाई जाती है जिसमें बार बार आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, तो उसको क्या बोल देते हैं? जीपी।
शुरुआत हम यहाँ पे एपी से ही करेंगे। और यहाँ पे आप जरा देखिए एपी जो है, इसका एक एग्जांपल लिख रहा हूं सीधा। ये देखिए 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, अगला 26, 29। आई थिंक समझ में आ रही है बात आप सभी को। हाँ जी। तो ये बेसिकली आपका मैंने एपी की आपको ये बताई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर रहे होंगे ये सीरीज कैसे बनाई गई है। बार बार एक कांस्टेंट का प्लस किया गया है, और वो कांस्टेंट कुछ और नहीं बल्कि कितना है, 3। बेटा जब बार बार आप एक कॉमन नंबर को ऐड किया जाता है, इस कॉमन नंबर को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको भी एक नाम भी दिया जाता है, और वो नाम कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या नाम होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि बता ही दिया था ऊपर कि एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, सम। तो जब बार बार एक कांस्टेंट को प्लस करके जो सीरीज तैयार की जाती है, उस सीरीज को एपी कह दिया जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो सबसे पहले वाली टर्म है, ये जो सबसे पहले वाली टर्म है, इसको बेटा जी एक नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से। अच्छा वैसे अगर देखा जाए तो बेटा ये आपका, मैं बताना चाहूंगा, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को A1 लिखो या ए लिखो, बात एक ही है। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, और ये 10th टर्म। आ रही है बात समझ में। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है वो तो आपको बता ही देंगे, लेकिन आपको सबसे पहले कैलकुलेटर की एक ट्रिक सिखाते हैं, हाउ टू फाइंड nth टर्म। ठीक है, an टर्म। बात आती है सर an टर्म मतलब कोई सी भी टर्म हो सकती है। an मतलब फर्स्ट टर्म भी हो सकती है, an मतलब 15th टर्म भी हो सकती है, an मतलब 1000 टर्म भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप n कितना ले रहे हो। तो यहां पे अगर हम बात करें तो जैसे अभी यहाँ पे एक बच्चे ने फॉर्मूला बेसिकली बताया मुझे, लेकिन फॉर्मूला मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले कैलकुलेटर पे सिखाता हूं। आपको क्या करना है कैलकुलेटर पे, आपको क्या करना है कैलकुलेटर पे, सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म लिखना है। अच्छा कॉमन डिफरेंस ये मत सोचना हमेशा प्लस का ही होता है, माइनस का भी होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर कॉमन डिफरेंस प्लस का है तो प्लस का साइन दबा दो कैलकुलेटर पे, माइनस का है तो माइनस का साइन दबा दो, उसके बाद डी, और उसके बाद इक्वल टू प्रेस करते रहो। पता है कब तक, जितनी टर्म निकालनी है उससे एक ज्यादा स्टेप। बेटा कैलकुलेटर का डिस्प्ले ये इस टाइप का होता है, और यहाँ पे बेटा जी क्या लिखा जाता है, आपका स्टेप्स लिखा जाता है। तो अगर आपको 10th टर्म निकालना है तो स्टेप नंबर कहां तक करोगे, 11। अगर 15th टर्म निकालना है तो स्टेप नंबर क्या करोगे, 16। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करी जाए, कैलकुलेटर का है बेटा आपका, तो यहां पे अगर हम बात करें तो आइए वेरीफाई करते हैं कि शॉर्टकट जो लिखवाया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैलकुलेटर निकाल लीजिए जिनके पास है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका फर्स्ट टर्म बेटा जी जो एग्जाम्पल ऊपर दिया था उसमें 2 लिख दिया, फिर कॉमन डिफी आपको सबको पता है कितना, 3 लिख दिया, और इक्वल टू तब तक प्रेस करते रहेंगे जब तक कि स्टेप नंबर क्या हो, 11, क्योंकि 10th टर्म तक लिखा था ना मैंने वहां पे, तो स्टेप नंबर 11 तक। चलो करो जल्दी से, बताओ आंसर क्या आया।
और यहाँ पे आपका इस हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों ने 10th टर्म निकाल के बता दिया कितना, 29। बेटा कोई कंफ्यूजन हो गया आपसे भी? चलिए, कैलकुलेटर है आपके पास? कहाँ है तेरा, कहाँ है बेटा कैलकुलेटर? लेकर आया करो, इसमें कैलकुलेटर के बगैर काम ही नहीं बनेगा, ठीक है? अगली क्लास से आप लेकर आना। अब इधर देखिए, यहां पे अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एग्जांपल दिया मैंने। एक काम करते हैं, आपका एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, उस एग्जांपल में कॉमन डिफरेंस जरा माइनस का रखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे एक सीरीज ली 120, उसके बाद बेटा 115, उसके बाद 110, उसके बाद 105, उसके बाद 100, उसके बाद 95, 90 और 85। मुझे लग रहा है बस यहीं तक दिखेगा आपकी स्क्रीन पे। आई थिंक दिख गया सभी को। अब यहाँ पे अगर कोई पूछे कि यार तुमने मुझे बताया था कि अर्थमेटिक का मतलब प्लस होता है, एपी में प्लस करा जाता है, बच्चे ने ही मुझसे पूछ लिया। मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने कहा ऐसे ही होता है। तो कहता है कि सर फिर ये प्लस क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो मैंने यहाँ पे जवाब दिया कि यस ऑफ कोर्स मैं प्लस कर रहा हूं, लेकिन किससे? -5। बेटा याद रखना, ये मत बोलो डायरेक्ट कि माइनस कर दो, क्योंकि जो भी फॉर्मूला एपी के बने हुए हैं वो इस बेसिस पे बने हुए हैं कि आप कॉमन डिफरेंस को हमेशा क्या करते हो? प्लस। समझ गए बात को? आप देखो, जब मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा ना, तो फॉर्मूले में दो दो फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा कि डी प्लस का होगा तो क्या करेंगे, माइनस का होगा तो क्या करेंगे, दो फॉर्मूले नहीं लिखवाऊंगा। लेकिन जब शॉर्टकट लिखवाया तो क्या करवाया? डी प्लस का होगा तो प्लस करना है और माइनस का होगा तो माइनस करना है। तो एक्चुअली में जो फॉर्मूला बने हैं वो इस बेसिस पे बने हैं कि आप हमेशा क्या करोगे? कांस्टेंट को प्लस, कॉमन डिफरेंस को क्या करोगे? प्लस। ठीक है? वो अलग बात है कि अगर आप प्लस किससे कर रहे हो? माइनस के नंबर से कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीजें इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, और यहाँ पे आपका nth टर्म का एग्जाम्पल, जैसे अब अगर मैं बात करूं तो सबको दिख रहा है बेटा, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ और ये 8th टर्म है। तो बेटा अगर मान लिया मुझे अपने उस कैलकुलेटर के शॉर्टकट से 8th टर्म निकालनी हुई, तो मेरा कैलकुलेटर का स्टेप ये था, सबसे पहली टर्म 120, क्योंकि कॉमन डिफरेंस माइनस का है तो -5, और इक्वल टू प्रेस करेंगे स्टेप नंबर कहां तक? 9 तक प्रेस करेंगे, और स्टेप नंबर 9 तक प्रेस करते ही हमारा A8 आ जाएगा। बेटा कितना आ रहा है कैलकुलेटर पे? 85। यानी कि कैलकुलेटर का जो शॉर्टकट सिखाया वो काम आपका गलत नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना बेटा? आपका क्या हुआ, आ गया? कुछ कंफ्यूज हो रहे थे तो बताओ कहाँ कंफ्यूजन है? ठीक है, सही, सब कुछ क्लियर है? वेरी गुड। नाउ अब आपका सबको समझ में आ गया कैसे निकालना है? तुम चारों में से बस एक के पास कैलकुलेटर है, आपके पास नहीं लाई, आप भी नहीं लाई, और आपने तो बता ही दिया। ठीक है, पीछे आप दोनों के पास तो है शायद, तेरे पास भी है, और पीछे वाली जो गर्ल है बेटा, क्या नाम है आपका? श्रेया। ठीक है, आप चारों गर्ल्स, और तुम यहाँ पे, तेरा कहीं कैलकुलेटर ये रहा बेटा आपका, लाए नहीं हो आप लाए हो नहीं आप? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। अच्छा जी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो दोस्तों, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे जनरलाइजेशन करूं, आई रिपीट, यहां पे अगर मैं जनरलाइजेशन करूं, जनरलाइजेशन ऑफ एनएपी, दोस्तों यहां पे आपका जैसे A1 फर्स्ट टर्म होता है, A2, A3, A4, A5, A6, कहां तक? nth टर्म तक, है ना? तो देखो कैसे कैसा होता है, जनरलाइजेशन कर रहा हूं, फॉर्मूला भी जनरलाइज कर दूंगा इस तरीके से। यहाँ पे आप जरा देखिए, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं। अब इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस किया जाता है तो सेकंड टर्म को A प्लस डी बोलते हैं। फिर कॉमन डिफरेंस प्लस किया जाता है तो थर्ड टर्म को A प्लस 2D बोलते हैं। फिर कॉमन डिफरेंस को प्लस किया जाता है तो A प्लस 3D बोलते हैं, और इस हिसाब से A प्लस 4D, इस हिसाब से A प्लस 5D। आ रही है बात समझ में?
हाँ ठीक है दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें तो इस हिसाब से देखा जाए तो बेटा यहाँ पे आपका जो डी है, डी का कॉफिशिएंट, यानी कि डी के जो आगे लिखा होता है उसे बोलते हैं डी का कॉफिशिएंट। डी के जो आगे लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं? डी का कॉफिशिएंट। तो सोच के देख कि सेकंड टर्म है और डी के आगे कुछ भी नहीं है तो वन होता है ना? सेकंड टर्म में डी का कॉफिशिएंट, सेकंड टर्म में डी का कॉफिशिएंट, सेकंड टर्म में डी का कॉफिशिएंट वन, थर्ड टर्म में डी का कॉफिशिएंट, फोर्थ टर्म में डी का कॉफिशिएंट, फिफ्थ टर्म में डी का कॉफिशिएंट, सिक्स टर्म में डी का कॉफिशिएंट। तो एक तरीके से जो यहाँ पे फॉर्मूला बनाना था nth टर्म, एक तरीके से जो यहाँ पे फॉर्मूला बनाना था nth टर्म, वो हो गया a, और nth टर्म है तो d का कोएफिशिएंट n माइनस। आ रही है बात समझ में? अब जैसे तेरे को 10th टर्म निकालनी है तो d का कोएफिशिएंट क्या होगा? 9। 15th टर्म निकालनी है तो d का कोएफिशिएंट क्या होगा? 40। समझ गए बात को? ठीक है सबके लिए? कंफर्टेबल हो अभी इसमें? अच्छा सर, ये वैसे डी का कोएफिशिएंट एक कम क्यों आता है बेटा? एक बात बताओ। एक, क्योंकि ना रीजन है, जो पहली टर्म है ना बेटा, उसमें डी का कोई रोल नहीं होता। डी का रोल कब से शुरू होता है? सेकंड टर्म से। इस वजह से डी का इफेक्ट हमेशा कितनी बार आता है? एक कम। ठीक है, मतलब ये तो रीजन वाली बात, कि जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा दिया और लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाने के बाद कहते हैं वाई लॉ डिमांड के अंदर प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमांड एक अलग चीज हो गई, और एक चीज ये कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है, ये अलग चीज हो गई। ठीक है ना? तो ऐसे ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे n-1 का पीछे का रीजन तो पता चल गया है, लेकिन वैसे देखो, आप ये देखना कितनी टर्म थी बेटा? 10 थी। जरा देखो तो सही, डी का कोएफिशिएंट, सॉरी, डी कितनी बार इफेक्ट आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको ये कन्विंस करा है कि भैया डी का इफेक्ट कहां से होता है? एक तरीके से सेकंड टर्म से, और सेकंड टर्म में होने की वजह से आपका हमेशा उसका इफेक्ट कैसा रहेगा? एक कम है। ऑल ओके? ठीक है, आप nth टर्म निकालना सीख गए। और बेटा ध्यान रखना, एपी में ज्यादा कंटेंट है, एपी में ज्यादा कंटेंट है, ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, जीपी में कम कंटेंट है और कम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जरा देखिए, तो पहले लेकिन हम एपी कर रहे हैं। अब इधर देखिए, यहां पे अगर हम बात करें तो बेटा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनएपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनएपी, यानी कि आपका सम ऑफ एन टर्म्स की बात हो रही है। यार आपने सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब समझते हो? कि आपका ये पूरी की पूरी जो अभी मैंने लिखी थी सारी टर्म्स, उन सब का क्या टोटल। ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और आखिरी में कहां तक? ए प्लस n-1 इंटू डी तक। ठीक है, n-1 के बाद डी भी लिखा है, यार बड़ा मुश्किल का। खैर, आई होप समझ में आ गया मैंने लास्ट में क्या लिखा है? ए प्लस n-1 इंटू डी। अब दोस्तों, इसका फॉर्मूला तो बता दूंगा, लेकिन आप पहले कैलकुलेटर पे सीख। एक्चुअली कैलकुलेटर पे ना काफी आसान हो जाता है। क्या बोला? कैलकुलेटर पे काफी आसान हो जाता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, कई बार ना आप बिना कुछ बोले ही अपने आप चीजें समझ लेते हो, और इन जनरल अच्छी बातें तो कभी नहीं, गलत बात हमेशा। यू आर नॉट द एक्सेप्शन ऑफ दैट, हर कोई ऐसा सही होता है। जैसे यहाँ पे आपका मैंने कैलकुलेटर पे nth टर्म निकालना सिखा दिया। अब कोई बच्चा कह रहा है यार कैलकुलेटर पे सर ने सिखा तो दिया, तो nth टर्म का फॉर्मूला याद रखने का क्या जरूरत है? तो अगर आपकी भी सोच ऐसी है तो आप गलत। ठीक है, आपकी भी सोच ऐसी है तो आप गलत हो। जब अलजेब्रा वाला क्वेश्चन आएगा
तब कैलकुलेटर क्या काम करके दिखाएगा? क्या कैलकुलेटर पे ABCD लिख सकते हो? बहुत सारे ऐसे भी अलजेब्रा वाले क्वेश्चन होंगे जहां पे मैं क्या करवा दूंगा, आपको लेट करवा दूंगा नंबर्स। जैसे बोले क्वेश्चन ABC आर इन AP, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन अलजेब्रा से सॉल्व मत करो, ABC को क्या मान लो, 1 2 3 मान लो। लेकिन इसके बावजूद ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपका ये तरीका भी काम नहीं आएगा, तो वहां पे आपको फिर फॉर्मूला याद होगा, तभी तो आप कुछ सॉल्व कर पाओगे। तो कैलकुलेटर पे सिखा रहा हूं, मैं भी प्रायोरिटी में वही चाहता हूं, बट ये मत सोचना कि फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे देखिए सम ऑफ एन टर्म जो है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला बेटा जी बिल्कुल वैसा सही शॉर्टकट बना दिया है मैंने, A ± D और इक्वल टू स्टेप नंबर n+1, A ± D इक्वल टू स्टेप नंबर n+, ठीक है ना। उसके बाद आपका GT और उसके बाद आपका +A इक्वल टू, बेटा ये जो ऐसे शॉर्टकट होते हैं ना सबके इंडिविजुअल्स होते हैं। क्या बोला? सबके इंडिविजुअल्स होते हैं। कोई किसी चीज को कैसे प्रेजेंट करता है, कोई किसी चीज को कैसे, ठीक है। +A लिखा है, GT के बाद +A लिखा है, A मतलब फर्स्ट टर्म, GT +A उसके बाद इक्वल टू भी लिखा है, GT +A उसके बाद इक्वल टू भी लिखा है। अब इधर देखो, बता दूंगा यार, थोड़ा सा पेशेंस रहो। तो यहां पे मैंने क्या बताया, प्लीज ये सब के अपने इंडिविजुअल तरीके हैं, लेकिन हाँ मैं ये तो बताना चाहूंगा, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं। 2 3 तरीके से कोई हो सकता है, कोई कैसे बताए कोई कैसे बताए, बस उसी के ही सराउंडिंग है। किसी को कोई सा टीचर को कोई प्लीज करता है, किसी को कोई। ऐसे मैं एक देख रहा था एक बार, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक टीचर रिवाइज करवा रहा था, तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो शॉर्टकट वो बता रहा था, वो पहले कभी मैं यूज करा करता था, ठीक है ना। पहले कभी मैं यूज करा करता था, बाद में मैंने बच्चों को वो तो सिखाई देता हूँ, और आपका दूसरा जो इसका शॉर्टकट बना है वो भी सिखाया देता हूं। तो मतलब आप समझ रहे हो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100 तरीके हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीपल तरीके हो सकते। हालांकि मुझे लगता नहीं है AP में और GP में शॉर्टकट है, इसके अलावा कोई तरीका होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका, आप देखिए अब ये बात आती है कि ये शॉर्टकट सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। बेटा ये आपका कटा हुआ दिख रहा, ये मतलब A लिखा है यहाँ पे और इक्वल टू का साइन और मैंने प्रेस करवाया, तो आप एज इट इज लिख लीजिएगा और जरा देखिए एग्जाम्पल के तौर पे। बेटा सबसे पहली वाली जो एग्जाम्पल था ना उसी पे ट्राई करते हैं। 2 लिखा और कॉमन डिफरेंस में प्लस लिखा, इक्वल टू प्रेस करा, स्टेप नंबर 10, 10th टर्म थी ना वहां पे, तो स्टेप नंबर 11 था। ये तो पहले भी कर चुके हो। बस इसके बाद अगला अगला स्टेप ये है कि आपको GT प्रेस करना है और उसके बाद 2 यानी कि फर्स्ट टर्म को दोबारा ऐड करना है और इक्वल टू। जल्दी बताओ कितना आया? 155। दोस्तों सुनो, मैं आपको हर बात का जस्टिफिकेशन देना चाहता हूं, लॉजिक देना चाहता हूं, क्योंकि जिससे कि आगे तक भी याद रहे। अब एक बात सुनिए, देखो सुनो इधर देखो सब, कि GT की फुल फॉर्म होती है ग्रैंड टोटल। GT की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रैंड टोटल। अब क्या होता है, सुनना भाई, जब आपने 2 लिया, +3 करा, इक्वल टू दबाते ही, एक बार इक्वल टू दबाते ही कौन सी टर्म आएगी? सेकंड टर्म पे। 2 + 3 5, फिर दोबारा इक्वल टू दबाओगे तो कौन सी टर्म आएगी? थर्ड टर्म 8, फिर दोबारा इक्वल टू दबाओगे फोर्थ टर्म 11, ऐसे चलता जाएगा। आपने नोटिस किया कि सबसे पहली टर्म इक्वल टू के बाद जो आई थी वो कौन सी आई थी? सेकंड टर्म, एक, सॉरी एक नहीं, 5। तो अब क्या हो रहा है कि जब तुमने GT दबाया तो इसने क्या करा, 5 से लेकर मुझे लगता है लास्ट टर्म कौन सी थी? 29 थी, 29 थी ना। तो 5 से लेकर 29 तक का सबका क्या कर दिया इसने? ग्रैंड टोटल। लेकिन बेटा जब आप सम मांग रहे हो तो आप, अगर 10th टर्म तक का सम मांग रहे हो तो फर्स्ट से 10th टर्म तक का मांग रहे हो ना। तो फर्स्ट टर्म क्या हो रही है? छूट रही है अब।
क्वेश्चन क्या हो रही है, छूट रही, इसलिए वापस से बाद में क्या करें। आया समझ में। यस सर। मैंने आपको शॉर्टकट का जस्टिफिकेशन दे दिया। आप ये देखो a प्लस बी कर इक्वल टू दबाते ही कौन सी वैल्यू आएगी, सेकंड टर्म। तो उसके बाद जब आखिरी में आप जीटी दबाते हो तो वो लास्ट टर्म तक टोटल तो कर रहा है, लेकिन कहां से टोटल कर रहा है, सेकंड से लास्ट तक कर रहा है। जबकि आपको कहां से टोटल चाहिए, फर्स्ट से लास्ट। तो आखिरी में बेटा फर्स्ट टर्म दोबारा से वापस क्या करवा देते हैं, बस ये बच। ठीक है, सिंपल नहीं है क्या चीज, क्या सर अभी कैलकुलेटर में जीटी ना हो, है। इसमें जीटी नहीं है। भाई मैंने वैसे तो मैंने जब भी बोला है कैलकुलेटर लाने के लिए, आपको बहुत पहले ही जब ऐसे ही दो एक आध क्लास ली थी तभी बता दिया था कि आपको कौन सा कैलकुलेटर लेना है। ठीक है, सर ये लेट आया था मैं। तभी बता दिया था MJ12D, MJ12D। हाँ जी, वैसे दिखाए तो इधर देखो भाई सभी, यहाँ पे आपका सबसे पहले मैंने लिखा 2, उसके बाद उसको कैमरा के पास बेटा ये देखना, करता हूं कोशिश। ये देख, सबसे पहले लिखा 2, उसके बाद प्लस करा 3, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करता रहा, स्टेप नंबर 29 तक नहीं बेटा, हाँ 29 तो वैल्यू आई थी 11 तक। यहाँ पे आप देखोगे स्टेप नंबर आपका 11 आया। अब स्टेप नंबर 11 आते ही मैंने क्या प्रेस कर दिया, जीटी। जीटी करते ही 153 आया, फर्स्ट टर्म और ऐड कर दिया +2 इक्वल टू 155। ठीक है ना। तो आपका जीटी का तो ऑप्शन मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था बेटा आपको, इसीलिए कि ये दिक्कतें तो आएंगी फिर आप अगर अलग अलग रखेंगे। जीटी का बहुत जगह यूज है, तो आपको सभी को अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी करवाना है, वहां पे भी जीटी का यूज है, तो आप सबको कैलकुलेटर वैसे ही होना चाहिए आप लोगों को। अब इधर देखिए प्लीज, हाँ जी ध्यान दो, एक बार जरा चेक करें, एक बार जरा चेक करें कि आपका, एक बार अगर चेक करें कि आप लोगों ने जो सम निकाला है क्या जेन्युइनली वो सम आ भी रहा है, ये पता चला वहां तो कुछ भी आ रहा हो। तो यहाँ पे एक काम करो, नॉर्मली कैलकुलेटर पे ना प्लस करो, और 2 + 5 + 8 + 11 14 17 20 23 26 और एक नंबर यहाँ पे स्क्रीन कटी हुई है 29। जल्दी बताओ टोटल कितना बना। 155। सही आ रहा है। तो यानी कि इसका मतलब शॉर्टकट जो है वो आपको बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। आइए एक काम करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड एग्जांपल था उसको भी ट्राई कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में पहली टर्म थी 120, कॉमन डिफरेंस था -5, और इक्वल टू प्रेस करोगे, स्टेप नंबर 8 टर्म थी ना वहां पे, तो स्टेप नंबर 9, उसके बाद जीटी, उसके बाद +120 और इक्वल टू, जल्दी से बताओ सम ऑफ 8 टर्म। हाँ 820 120 ये तो सेम है। हाँ जी, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप अभी के अभी इन टर्म्स को 120 से लेकर 85 तक को वैसे ही प्लस करके देखो क्या 820 ही आ रहे हैं। इसे बेटा बाहर ना पार्क में रख दो, कौवा ले जाए।
हाँ जी सर, वो आ गया? करेगा। चलो ठीक है, तुमने ये बाद में लिया था? सर अच्छा, आपका है। टैक्स वाला होने को तो कहते हैं टैक्स वाला लेना नहीं चाहिए, टैक्स वाला अलाउड नहीं होता क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर में नहीं होता, लेकिन वैसे मैं सही बताऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि जीटी नहीं, और जीटी का यूज तो बार बार होगा। अगर मैं देख सुन, मैं इसका अल्टरनेटिव निकाल भी दूं, मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है, ये वाला स्टेप तो नहीं बन पाएगा। अब इधर देखो प्लीज, यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें तो मैंने सम निकलवा दिया आपको, और nth टर्म तो निकल ही जाएगा, बस सम के लिए आपको नया कैलकुलेटर खरीदना पड़ेगा। चलिए, दो दो सर, इससे ये होता है, इससे ये होता है। फिलहाल देखिएगा यहाँ पे बेटा, अब अगर मैं बात करूं तो एक काम करते हैं, फटाफट से फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। फॉर्मूलाज ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, फॉर्मूलाज ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना? फॉर्मूलाज ऑफ सम ऑफ n टर्म। तो यहां पे अगर हम बात करें तो बेटा, सम ऑफ एंटम का फॉर्मूला होता है, और मैं डेरिवेशन कर भी देता वो, मतलब आप समझना, ये जो ये लिखवाया था ना यहाँ पे, ये देखो, ये जो पूरा का पूरा लिखवाया है, मैं इसको पूरा का पूरा डिराइव करके, पूरा का पूरा डिराइव करके फॉर्मूला बनाया था, लेकिन ये डेरिवेशन ना बहुत जरूरी नहीं है। और यहां पे आपका n/2 2a प्लस में n-1 × d, ये फॉर्मूला ट्रेडिशनली यही फॉर्मूला सिखाया जाता है स्कूल में भी, सम ऑफ किसका, एंटम का। ये तो तुम्हें पता ही है कि इसमें ए क्या है, एन क्या है, और डी क्या है दोस्तों। लेकिन छोटा सा एक डेरिवेशन में जरूर करके दिखाऊंगा, बेटा ध्यान दो यहाँ पे। हाँ जी, छोटा सा मैं एक डेरिवेशन जरूर करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला है। क्या है इसका एक, और यहाँ पे इसका अल्टरनेट फॉर्मूला ये है बेटा, कि आप यहाँ पे, हाँ जी, इसका अल्टरनेट फॉर्मूला ये है कि मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं डेरिवेशन करके लिखना चाहता हूं, a+a लिखना चाहता हूं। आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इधर देखो, यहाँ पे आपका a बेटा, जैसे अगर ना आपको अभी पीछे आपने देखा कि सीरीज तो कितनी भी आगे तक जा सकती है, आई रिपीट, सीरीज तो कितनी भी आगे तक जा सकती है, लेकिन पहले एग्जांपल में मैं कहा, तो इसका मतलब मुझे टोटल कहां तक करना पड़ेगा, अगर मुझे करना है तो 10th टर्म तक। ऐसे ही दूसरे वाले में 8th टर्म तक सीरीज लिखी थी। तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं, जहां तक मुझे टोटल चाहिए होगा, क्या बोला, जहां तक मुझे, मैं उतना नंबर डालूंगा ना एन में, जैसे एन की जगह 10 पहले वाले एग्जाम्पल के हिसाब से, या एन की जगह 8 दूसरे वाले एग्जाम्पल के हिसाब से। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप जब एन की जगह 8 रखोगे, तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये 8th टर्म निकल के आ जाएगा? अरे nth टर्म का ही तो फॉर्मूला है, यही तो सिखाया था। तो जब आप यहाँ पे n टर्म है, ये 8 टर्म नहीं आएगी। जब n की जगह 10 रखोगे, तो ये तो फर्स्ट टर्म है, क्या इतनी वाली वैल्यू 10th टर्म नहीं आएगी? अरे nth टर्म का ही फॉर्मूला है, तो अगर n की जगह 10 रखोगे तो 10th टर्म ही आएगी, n की जगह 8 रखोगे तो 8th टर्म ही आएगी। एग्री करते हो? मतलब कोई कॉन्ट्रोडिक्शन तो नहीं है माइंड में? हाँ, स्ट्रगल तो नहीं चल रहा ना? तो यहां पे मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये करना चाह रहा था कि मैं यहाँ पे काम करता हूं कि आपका यहाँ पे एल लिख देता हूं, और एल का मतलब क्या हुआ बेटा जी, लास्ट टर्म। यानी कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला था
मैंने उसी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर कल को आपको लास्ट टर्म पता है तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाने, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, a प्लस एल एन बाई। दोस्तों याद रखना, जब इसी फॉर्मूले से मैंने डिराइव करा है इस वाली चीज को, करा है ना बेटा, तो बेटा आंसर तो दोनों से सेम आएगा। तो सर कब कौन सा लगाया जाएगा, जब बेटा जी आपका कॉमन डिफरेंस गिवन होगा, माइंड दैट, जब आपका कॉमन डिफरेंस गिवन होगा तो ऊपर वाला, और जब लास्ट टर्म गिवन होगा तो सर लास्ट टर्म क्यों लेंगे, हम तो nth टर्म लेते हैं। कह रहे हम लास्ट टर्म क्यों लेंगे, हम तो nth टर्म लेंगे बेटा। अगर मान लिया आपका बेसिकली n की जगह 10 टर्म है और n की जगह 10 टर्म रखते हो, मतलब n की जगह 10 रखते हो, तो 10th टर्म ही तो लास्ट टर्म होगी। तो आप जिसको nth टर्म बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं n की n वैल्यू कौन सी रहती है, लास्ट वाली, जैसे 10 पहले वाले एग्जांपल में, दूसरे वाले एग्जांपल में 8। तो तुम उसे बोल रहे हो कि सर 10th टर्म, मैं उस चीज को बोल रहा हूँ लास्ट टर्म ऑफ दैट सीरीज। ठीक है ना। यहां पे ये देख, तू इसे बोल रहा है सर ये 8 टर्म है, मैंने कहा हाँ हाँ 8 टर्म ही है, यानी कि इस सीरीज की क्या है, लास्ट टर्म, क्योंकि मैंने ये सीरीज कहां तक लिखी है, 8 टर्म तक लिखी है। ठीक है, अब तो कॉन्ट्रोडिक्शन खत्म हो। चलिए जी, तो यहां पे आपका बेसिकली हमने सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला सीख लिया बेटा, डी के प्रेजेंस में और एल के प्रेजेंस में। ऑल ओके, ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, एक काम करते हैं, पहले जो अभी सीखा है इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, इधर देखिए भाई प्लीज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। आपका लिखा है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, आई रिपीट विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन -1 -3 -5 इज -39। दोस्तों मैंने क्या करा, आपका यहां पे कैलकुलेटर पे ही करूंगा, एन निकालना निकल जाएगा बेटा, वो ना स्टेप देख के निकाल लेंगे। हाँ जी भाई, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये देखो, तो मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले आप देखो फर्स्ट टर्म कितनी है, -1, तो कैलकुलेटर पे 1 लिखूंगा। लेकिन ना जब कभी कोई नंबर माइनस का होता है तो उसके लिए ना की है यहाँ पे आपके कैलकुलेटर में होगी प्लस, और है ना, तो वो क्या करती है, बिना स्टेप बढ़ाए, क्या बोला, बिना स्टेप इंक्रीज करे, वो क्या कर देगी, नंबर को माइनस कर देगी। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट टर्म यानी कि 1, और उसके बाद क्या प्रेस कर दिया, प्लस माइनस है। उसके बाद बेटा जी आपका, बेटा कॉमन डिफरेंस आपको क्या दिखाई दे रहा है ना, तो अगर कॉमन डिफरेंस -2 दिखाई दे रहा है तो मैंने यहां पे क्या कर दिया बेटा, -2। ठीक है ना, और उसके बाद इक्वल टू में जब तक प्रेस करता रहूंगा जब तक कैलकुलेटर में -39 ना आ जाए। क्या बोला, माइनस, जल्दी बताओ क्या आया, -39। अब जब -39 आया तो मुझे ये बता दो कि स्टेप कितना आया वहां पे, और अगर स्टेप 21 है तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, क्योंकि आपका स्टेप तो हमेशा एक ज्यादा लेते थे। हो गया होगा ये तो, बस जीटी की प्रॉब्लम है आप लोगों के। किस किस के पास नहीं है जीटी वाला कैलकुलेटर, बताओ। आधे बच्चे कैलकुलेटर ले आए, उनमें से भी आधे पीछे। आप लोगों में से हो गया सबका, ठीक है।
यहाँ पे आप चारों में से आई डोंट नो किसके पास है, बराबर वाले से मैं, तुम दोनों में सही नहीं है ना? हाँ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुन, सब ना एक जैसे नहीं होते, ठीक है? जो तू कह रहा है वैसे ही हो जाएंगे, तेरे से हो रहे हैं, सबसे नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हमें एक तरीका ऐसा बनाना है जो सबके लिए हो, है ना? होने को कल एक ऐसे ही मेरे एक रिलेटिव थे, वो अपनी शॉप पे बैठे थे, तो ना कह रहे मोबाइल लाए हो? मैंने कहा नहीं मोबाइल नहीं लाए। तो उनका जो वर्कर था उससे कहने लगे जिन्हें दिखाइए मोबाइल, दुकान के खर्चों का टोटल कर रहे थे। मैंने वहां पे 70,000 का टोटल, कम से कम नहीं तो 100 एंट्री आऊंगी, मुझे लग रहा है 2 3 4 मिनट में मैंने कर दिया होगा। टाइम तो नहीं देखा लेकिन मैंने कर दिया, उसके मोबाइल से पहले कर दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो भी वैसे ही कर लेगा, मेरे में उसमें फर्क है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जो तरीका सिखाया जा रहा है वो सीख। इसलिए तू कैलकुलेटर नहीं लाया तो तू कह रहा है कि ये तो ऐसे ही हो जाएंगे। अभी मैं मुश्किल नंबर दे दूं, देख तू भी बैठ जाएगा आराम से, है ना? सीरीज की बात है ना, अभी मैं यहाँ पे 1000 1500 में कर दूं सीरीज, देख तेरी कैलकुलेशन वीक पड़ती हुई दिखाई देगी, है ना? चलो, तो अब जरा देखो यहाँ पे आपका, अभी ये 39 है बेटा, एक बात बताओ, होगा ही होगा, लेकिन फॉर्मूला में और इसमें बेसिकली यहाँ पे दिमाग नहीं लग रहा ना। सुनो, इधर देखो प्लीज, कैलकुलेटर की हैबिट इतनी ज्यादा होनी चाहिए तुम्हें। इस बच्चे ने बोला कि अभी कि सर ये तो वैसे ही हो जाएंगे। मैं आपको आज बता दूं, ये ऑफ कोर्स मैं भी फील करता हूँ, मेरी कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर से भी फास्ट कर लूंगा अगर अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब अगर लगातार ही पता नहीं कितने नंबर होंगे, तो ऐसे ही पेपर के अंदर जब 100 क्वेश्चन तुम्हें बिना कैलकुलेटर के करने पड़ गए तो शायद हो भी जाए, अनलेस अनटिल वो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन ना हो, लेकिन थक जाओगे तुम। 40 क्वेश्चनों में दिमाग थक जाएगा, फिर बच्चे में 60 क्वेश्चनों पे उसका इम्पैक्ट आएगा। कैलकुलेटर से हम क्या कर रहे हैं, अपनी थकान को कम कर रहे हैं, ठीक है? जो तू आज सोच रहा है बेटा वो हम बहुत पहले सोच चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। तो जो हम तुम्हारे सामने ला रहे हैं वो लास्ट फाइनल वर्डिक्ट है, ठीक है? अब इधर देखिए, यहाँ पे हाँ बाकी अभी मैंने कहा, बिल्कुल कहा बेटा, अगर बेसिकली आपका फॉर्मूला से नहीं हो सकता होता तो फॉर्मूला लिखवाता ही क्यों, है ना? अभी तो मैं और शॉर्टकट बता देता हूं, देख। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अभी पहले इसी क्वेश्चनों को ही करवा रहा हूं, ठीक है ना? मैं ड्रिफ्ट नहीं होता किसी वजह से। तो अब इधर देखो, हाँ जी इधर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो अमाउंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? अमाउंट की। अब यहाँ पे अमाउंट मतलब वही सम, अमाउंट मतलब सम, कहते हैं टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो सम की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर से कैसे करोगे जरा देख लो। तुम्हें पहले तो ये बताओ कि क्या कॉमन रेशियो समझ में आ रही है? क्या बोला, कॉमन रेशियो समझ में आ रही है? अब यहाँ देख, कोई बच्चा सोच रहा है उसने बता भी दिया, तुम समझ रहे हो फर्क क्या है? सब एक जैसे नहीं है। तो यहाँ पे, और मैंने आप लोगों को अगर एक ही तरीके से चलाना होता तो मैं शॉर्टकट ही सिखाता, फॉर्मूला ही नहीं सिखाता। मैंने दोनों बता दिए, जिसका जो मन करे वो करो, ठीक है ना? देखो एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है जो जहां पे कंफर्टेबल होता है वो वहां पे फास्ट भी होता है। क्या बोला, जो जहां पे कंफर्टेबल होता है वो वहां पे फास्ट भी होता है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल बेटा जी, जैसे इसने बताया कि सर 0.333 का गैप आ रहा है, 1/3 कम होता नहीं दिख रहा? 10 के बाद 9 2/3, 9 2 के बाद 3 के बाद 9 1/3, 9 1/3 के बाद 9, बेटा देखते ही समझ में आ रहा है कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -1/3। तो दोस्तों अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म लिखूंगा 10, उसके बाद माइनस, क्योंकि डिफरेंस माइनस का है, लेकिन 1/3 नहीं, 0.333, 3 4 5 बार लिख दो, क्या दिक्कत है? ठीक है। उसके बाद बेटा जी मैं आपका इक्वल टू का साइन दबाऊंगा, सुन लो। स्टेप नंबर पता है कहां तक? 30 तक। मैं ट्रायल एंड एरर में मान रहा हूं
क्या वर्ड बोला मैंने? ट्रायल एंड एरर में मान रहा हूं कि आपका 30 टर्म तक का होगा टोटल। तो स्टेप नंबर बेटा जी आपका नहीं होगा ना बेटा, जीटी करना पड़ेगा। स्टेप नंबर क्या कह रहा गरीबी का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेप नंबर 31, उसके बाद बेटा जी आपका जीटी, और उसके बाद आपका प्लस में फर्स्ट टर्म और इक्वल टू। तो जल्दी से बताओ कि सम ऑफ 30 टर्म कितना आया, बोलो। और जो ये फॉर्मूले से करेंगे पूरा लेंदी। देख बेटा मैं सही बताऊं, मैं जब करने बैठूंगा मुझे तो नहीं लगता कोई लेंदी है। तो बाद में हमने पहला बैच जब पढ़ाया था, दूसरा बैच जब पढ़ाया था, हमने भी फॉर्मूले से ही करे थे। तो वी वर सो कंफर्टेबल क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ठीक है। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात बताया तो हमारी कैलकुलेशन ठीक थी। हम कोई सुपर कंप्यूटर जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तो अपने आप को नॉर्मल से भी कम समझते हैं। लेकिन जब किसी को देखते हैं कि ये नहीं कर पा रहा, तब लगता है कि नहीं यार हम तो बेटर है। आ रही है बात समझ में? अरे बात उसने बात बोली है ना, उसलिए बोल रहा हूं। तो और तुम्हें देख के बोलने के पीछे की वजह तुम्हें पता है, ठीक है ना? हाँ, क्या कह रहा, इतना भी सच नहीं बोल रहा था, ठीक है। चलो इधर देखो प्लीज, यहाँ पे एक बात बताओ, जैसे अगर सिर्फ मैं अपनी बात क्यों करूं, क्या तुम नहीं देखते कि क्लास में जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो कोई कोई बच्चा एकदम से जवाब दे देता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स नॉट लाइक कि मैं टीचर हूं इसलिए बोल रहा हूँ, बच्चे भी तो जवाब दे रहे हैं। कोई कभी दे रहा है, कोई कभी नहीं दे रहा। तो इसका मतलब कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। ये तो डिपेंड करता है सबके इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो मैं दोबारा से बता दूं, सुन लो। एक टाइम ऐसा था जब ये पढ़ाना शुरू किया तो बेसिकली हमारे पास हमने नहीं सोचा था कि कैलकुलेटर्स कैसे शॉर्टकट बनाने पड़ेंगे हमें। तो हम अपने क्या करते थे, जो फॉर्मूला सिखाए ना उन्हीं में वैल्यू पुट करते थे और माइंड में कर लेते थे कि ये एन है 30 रखा, 30/2 15 हो गया। अंदर 2a के नाम पे सुन लो कैसे बोल रहा हूँ, n/2 30/2 15, फिर उसके बाद 2a यानी कि 2 × 10 20, n-1 29, 29 इंटू डी। तो आपका यहाँ पे 1/3। तो क्योंकि माइनस का 1/3 है तो मैंने कहा -29/3 हो गया। 20 में 3 का एलसीएम लिया 60, 60 -29 31, 31/3 बाहर 15, 3×5 = 15। ऐसे करके कर लेते थे हम तो। और ये जितनी देर में तुम्हें बताया उससे आधे टाइम में। क्या बोला? उससे आधे टाइम में। जितनी देर में तुम्हें बताया उससे भी आधे टाइम में। तो ऐसा मैं कोई कह नहीं रहा कि कैलकुलेटर बहुत, लेकिन हर कोई नहीं कर पा रहा है ऐसे। वो कह रहा है क्या कर दिया, फिर एलसीएम लिया था। जो मैं बोल रहा हूं अभी लिख के दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो। तो लेकिन फिर लिख के दिखाया तो बच्चे को लग रहा है ऐसे लिखना पड़ेगा। तो फिर कोई तरीका ऐसा निकालना था जो तरीका सबके लिए क्या हो, रेफरेबल हो, लिखना भी ना पड़े, एलसीएम भी लेना ना पड़े। तो फिर तरीका ऐसे निकाल दिया। समझ गए भाई बात को? मुझे लगता है अभी तो आप कन्विंस हो। ठीक है इधर देखो। अच्छा एक चीज और देखोगे अगर आप, इधर देखो, एक चीज और देखोगे आप। तो यहाँ पे आपका, तेरे पेन ही गिरते रहते पूरी क्लास में। तो यहाँ ये मत बोल दो गिरा हुआ बंदा भी है और जमा। हाँ तो ऑब्वियसली तू राउंड ऑफ नहीं कर रहा, 1/3 का मतलब 0.333 होता है। हाँ तो हम कौन सा कह रहे हैं कि आंसर हर बार तेरे 4 बार लेगा तो थोड़ा डेसिमल में फर्क आएगा, 6 बार में थोड़ा फर्क आएगा, है ना? और आपका इसीलिए मैंने बोला कि 2 बार तो मतलब 3-4 बार तो ले लो एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा इधर देखो भाई प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मैं मानता हूं, इधर देखो, ए ऑप्शन यस ऑफ कोर्स आंसर है, और बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो दोबारा से एक बार बेटा करेंगे, 10 - 0.33333। अब कितनी बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, भाई 2 बार मत लो, ठीक है ना? क्योंकि 1/3 ना, अगर आप 0.33 करते तो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा राउंड ऑफ कर दिया। होने को तुम्हें पता है, सबको पता है नॉन टर्मिनेटिंग है।
1/3 का मतलब 0.3333 आता ही जाएगा, तो इसलिए कम से कम 5-6 बार ले लो। अब इसके बाद इक्वल टू स्टेप नंबर 32 तक, उसके बाद जीटी, उसके बाद +10, उसके बाद इक्वल टू। तो यहां पे आपका सम ऑफ 31 टर्म्स बेटा कितना आया? 155 ही आ रहा है। सर ये क्या हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, ये पता है क्यों हो रहा है? हमेशा नहीं होगा ऐसा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो 30th टर्म तक 155 बन गया था, यहाँ पे इस सीरीज की ना जो 31 टर्म होगी, 4 टर्म है, अच्छा। वो 31 टर्म क्या होगी? 0। वो 31 टर्म क्या होगी? तो सम ऑफ 30 टर्म भी 155 आ गया, और सम ऑफ 31 टर्म भी। समझ में आई बेटा बात आप लोगों को? हाँ, ये अब एक रेलिवेंट क्वेश्चन है कि सर ये तो कंफ्यूज ही हो गए कि आंसर क्या लगाना है। तो बेटा अगर मान लिया मैं कहता हूं ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बिल्कुल एज इट इज आया, तो पहली बात तो एक चेंज आएगा, या तो तुमसे पूछेंगे, देखना यहां पे द मिनिमम नंबर ऑफ टर्म, क्या पूछेंगे? अगर मिनिमम नंबर ऑफ टर्म बोल दिया तो क्या लगाओगे? 30। और अगर पूछ दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म तो क्या लगाओगे? 31। तुमने कहा अगर मिनिमम मैक्सिमम नहीं आया, तो अगर मिनिमम मैक्सिमम नहीं आया तो 30 और 31 में से ऑप्शन दोनों नहीं बल्कि कोई एक। ठीक है ना? दोनों नहीं, फिर कोई एक आएगा। बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना ये तो, कि 30 में भी 155 आ रहा है, 31 में भी, तो लिखना कौन सा है? तो या तो मिनिमम मैक्सिमम की बात बोलो, और अगर मिनिमम मैक्सिमम नहीं तो फिर दोनों ऑप्शनों में से कोई एक। ठीक है? मैक्सिमम 25 देंगे ना। स्टेप नंबर 32। आने से हाँ वही तो कह रहा हूं 0.33 तो प्लस होएगा। बेटा, कोई कॉन्ट्रडिक्शन? ठीक है, अगर मिनिमम मैक्सिमम ना दे रखो तो फाइव आंसर देंगे। मतलब या तो बोथ बोथ लिख देंगे, कुछ तो ऐसा जस्टिफाइड तरीका करेंगे ना। वो कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, मतलब ठीक है क्वेश्चनों में मिस्टेक। तो एक बात बताओ ना, आईसीआई में तो कितने बच्चे बैठते होंगे सीए फाउंडेशन में? 1 लाख मैक्सिमम। सीयूईटी के अंदर कितने बच्चे बैठते होंगे? 25 लाख। क्या उसमें क्वेश्चन गलत नहीं होते? तो ऐसे बोल देना कि आईसीआई है वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है मैं मानता हूं, मैंने ही तुम्हें बताया था कि आईसीआई पुष्पा है कि मैं झुकेगा नहीं, बट इन जनरल बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते। मतलब एक आध क्वेश्चन कई बार बच्चे बोल देते हैं कोई गलत है, अब पेपर बाहर आए तो हम भी जज कर पाए कि वाकई में गलत है कि नहीं है। जब पेपर बाहर ही नहीं आ रहा, बच्चे की कोई बात मत समझो। वो क्या कह रहे थे? इस बार बोल दिया है? यार ऐसा कोई नोटिफिकेशन मेरी नॉलेज में तो नहीं है, कब ऐसा कोई? सर वो नहीं नहीं, वो पेपर शीट है ना, उसके वो पेपर के साथ अटैच करके जो इन्विजिलेटर होता है वो वापस भेजेगा। अगर नहीं क्वेश्चन पेपर तुमने जेब में रख लिया तो पेपर ही नहीं माना जाएगा, एब्सेंट माना, पेपर मतलब वहां पे रिजल्ट रोक दिया जाएगा। ठीक है ना? अबे तू तेरा ऐसे तो रोज ही छुट्टी होगी तेरी तो। प्लीज समझने को कर लूंगा। करते ही पकड़। अच्छा ठीक ठीक है, अच्छी बात है, कोई कर लेगा तो कर। करके देखो। यार गलत ही तो करना है। ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करो जरा एक बार, 11, 12 और 13। जिसको फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से करो, जिसको nth टर्म से करना है nth टर्म से करो। हाँ कैलकुलेटर से कर सकते हो, जो अभी तरीका बताया था बेटा करके देख, नहीं तो मैं लिख रहा हूं अभी कर रहा हूं।
पहले आंसर 58 सर 58 है दूसरे का सी सुन, अगर कैलकुलेटर नहीं है ना बेटा, वैसे तेरे पास तो है, तेरे को क्या दिक्कत आ रही है? क्या कह रहे, आंसर नहीं आ रहे बस? लोग कहेंगे नहीं हमारे टूथपेस्ट में नमक है। 13 का आंसर हाँ अभी आगे पीछे कैसे जाते हैं पीछे कुछ मिल जाएगा, दोबारा से करना। नहीं सर कंफ्यूज हो जाएगा फिर उसमें ना, स्टेप्स की वजह से कंफ्यूज हो जाएगा। पीछे कर दिया ना, वैसे तो देख मल्टीप्लाई कर रहा है या प्लस कर रहा है तो माइनस कर देंगे, लेकिन तेरे स्टेप्स जो होंगे ना उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तेरे हो गए बेटा? ये देखो जी, यहाँ पे अगर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 3, इक्वल टू प्रेस करना है स्टेप नंबर कहां तक? 21 तक। बताओ कितनी वैल्यू आई? बेटा ये मतलब आ गए ना, सबके आ रहे हैं ना। और एक बात बताओ, दिमाग पे जोर भी नहीं पड़ रहा ना इसमें तो यहां पे अगर हम बात करें 5 प्लस में 2 इक्वल टू स्टेप नंबर कहां तक? 22 तक। बस आ गया आंसर। कितना? 14। 0.6 प्लस में 0.6 इक्वल टू स्टेप नंबर कितना आया? अब यहां पे सम ऑफ द सीरीज और 100 टर्म है, ठीक है ना? तो दोबारा से बोल रहा हूं बेटा, सुनो फॉर्मूला। आप तरीका तो ये है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने कैलकुलेटर से सीख लिया, अब घर पे जाके एक बार ना फॉर्मूला से कर लो, लिख लिख के नहीं, अगर पॉसिबल है तो माइंड में। और है बटन किसका? मेरा टेक्निकल एरर है, 100 बार प्रेस करने के चक्कर में बटन ही अटक गया। साधारण कैलकुलेटर, यहां पे लिखना था बेसिकली 9, उसके बाद -4 इक्वल टू स्टेप नंबर 100। अबे यार तू ना पता नहीं, गलत है। तू क्या बोल रहा है? -18 जाना। जैसे भी होगा तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है जैसे प्लस में तो भाई वो तेरी गलती है ना। हाँ, तुम्हारी गलती भी हो सकती है बेटा। ये हो गया, अगला आगे चलू ना? ठीक है। सुनो, अभी के अभी आप करो
कर रहा हूँ यार, क्या क्या दिमाग लगाऊं। बस हो गया यार, वो भेज तो रहा हूँ यार क्लास। हाँ जी, चलो जल्दी करो। काफी दुख हुआ बेटा उसको। हाँ हाँ, नीचे से एन उठा ले। एन ट्रायल एंड एरर में उठा ले। उस सामने कर लिया, वैसे फॉर्मूले से कर लेना। अगर वैसे नहीं है तो फॉर्मूले से कर ले। है बेटा 23 का आंसर क्या आ रहा है? किस फॉर्मूले से मैं कर, ये देखो 23 कहता है सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ एन एपी इज 52, द नंबर ऑफ टर्म इज। भाई ऐसा है, सबसे पहले मेरा तो मन करेगा 12 ट्राई करने का, लेकिन अब 13 ही करना पड़ेगा क्योंकि आंसर टिकी हो गया है। वैसे अगर देखा जाए तो सबको याद होगा सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a -16 लिख दो डायरेक्ट। 2a का मतलब यही हुआ ना, n-1 कितना होगा 12, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2, -2 नहीं +2। अब इसे सॉल्व करने में कितनी देर लग रही है यार, देख 12 × 2 24, 24 में से 16 गया 8, 8 को 2 से डिवाइड कर 4, 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर 52, ये ले हो गया एक स्टेप। तो ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर बड़ा ही बहुत ही अच्छा है या कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो आपका वो, मैंने बोला दोनों तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ। देखो सुनो प्लीज, एक छोटी सी बात सुनना। लोग ना यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई कोई ऐसा भी होता है 21 साल का बच्चा होता है, 21 साल की उम्र में वो यूपीएससी क्रैक कर लेता है। और कोई कोई 5 5 6 6 अटेम्प्ट लगा देता है, 27 का हो जाता है, 28 का हो जाता है, आगे अलाइड सर्विसेज में भी जाता है, क्लियर नहीं कर पाता। तुम्हें पता है कहीं ना कहीं क्या फर्क है? एप्टीट्यूड का फर्क है। एक बच्चा ये समझ पा रहा है कि इस पेपर में रिक्वायरमेंट क्या है, और एक बच्चा बस मेहनत करने में लगा हुआ है, वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा कि क्वेश्चन पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं दोबारा से बोलता हूं, यहाँ पे आप बस पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं आएगा, ये स्कूल वाली हरकतें अगर करोगे सीए में तो ज्यादा दिन सीए की जर्नी में सरवाइव नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ये नॉलेज एक्सपेंड करने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। आप एक, कभी आई डोंट नो आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो या ना, पढ़े लिखे में और एक बिल्कुल मतलब ऐसा समझ लो जो बच्चे उसको लिखना भी नहीं आता, कोई ऐसा बंदा हो, दिमाग का फर्क देखना कितना ज्यादा होता है। लोग कहते हैं ना मुझे साइन थीटा कॉस थीटा क्या करना है, मुझे a + b का होल स्क्वायर कहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। अरे भाई इससे कैपेसिटी बढ़ती है यहाँ की। तो आपको यहाँ पे अपने आप को बेटर करने के लिए पढ़ाई करनी है, पेपर अपने आप अच्छा हो। यहाँ पे ज्यादा ये नहीं सोचना होता ये इंपॉर्टेंट है ये लेस इंपॉर्टेंट है, करना सारा होता है और सब कुछ अच्छे से सीखना होता है, ये क्राइटेरिया है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, फर्स्ट और लास्ट टर्म बेटा क्या दे रखी है, याद है n/2 a + l।
तो -4 प्लस में 146 और 2 तो आएगा। n क्या लू, नीचे से उठा लेता हूँ n, 101 उठा लेता हूँ बेटा। अब कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, देख सुन, 146 में से 4 गया 142, 142 को 2 से डिवाइड करेगा 71, 71 को 101 से मल्टीप्लाई कर, 7171 हो गया। कितनी देर लग रही है? तो कैलकुलेटर में और फॉर्मूले में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा देखा गया, उनका एक्सपीरियंस कैलकुलेटर पे ज्यादा अच्छा लगता है। शायद वो ऐसा सोच के आए कि सब कुछ कैलकुलेटर पे करेंगे, तो इसलिए उन्हें वो एक्सपेक्टेशन मैच होने वाली बात हो जाती है कि बेटा सम ऑफ एन के फॉर्मूले में n/2 होता है ना, एक n-1 थोड़ी होता है। बोल, ठीक है, बहुत बढ़िया। यार ये ना मेरे पास नहीं है तो किसी के पास नहीं रहने दूंगी। चलो 25। क्वेश्चन नंबर 25। तो यहां पे आप जरा देखो, सम ऑफ द सीरीज अप टू कहां तक, 17 टर्म। देख लो फॉर्मूले से कर रहा हूं सब कुछ। तो यहां पे आपका 17/2, अरे 2a के नाम पे 3.5 का ट्वाइस क्या होगा 7, n-1 के नाम पे 16 और d के नाम पे 7/2, क्योंकि देख लो d भी कितना है, 3.5 ही है ना, है। तो अब जरा देखिए, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे जरा देखो, 8 7 जा 56, 56 और 7 63 हो गया। 63 इंटू 17/2, ये कैलकुलेटर से कर लो, जहां दिमाग लग रहा है वहां पे कर लो कैलकुलेटर से। 63 इंटू 17/2 कितना आया? हो तो गया। एक एक स्टेप में हो रहे कि नहीं हो रहे, समझ गए? तो आपको कैलकुलेटर भी सिखा दिया और आपको फॉर्मूला भी सिखा, ठीक है। क्या कह रहा है? कोई बात नहीं, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे ये बेटा मैंने आपको समझा दिया। आइए जरा देखते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 21, कौन सा समझ नहीं आया बेटा? कोई बच्चा कह रहा था समझ नहीं आया, बता दो। चलो ठीक है, अब हाँ बोल। 2a, 2a लिया है 7, फॉर्मूला 2a होता था ना बेटा, n/2 2a। अब इधर देखिए, यहां पे कहता है फॉर अर्थमेटिक मीन बिटवीन -2 और 23। बेटा एपी की जो टर्म्स होती है ना, उसको ये अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। क्या बोला? एपी की जो टर्म्स होती है उसे अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो बेटा -2 के अंदर अगर 5 प्लस करूं तो कितना आता है? -2 में अगर 5 प्लस करूं तो कितना आता है? 3। 3 में 5 प्लस करूं तो 8, में 5 प्लस करूं तो 13, में 5 प्लस करूं तो 18, में 5 प्लस करूं तो आंसर सी ऑप्शन। और क्या इसमें, इसमें क्या लगाओगे? अच्छा जी, ये देखो अगला क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77। तो 33 के बाद 50, कितने का गैप है? 17 का, बोलो ना। और 50 के बाद 77, 27 का गैप आ गया, यानी कि ये आंसर बेटा 33 के बाद 45, ये भी नहीं है। और 33 के बाद 22 प्लस करेंगे तो 55, 55 में 22 प्लस करेंगे तो बस हो गया। ऐसे कर लो, नहीं तो ये भी कर सकते थे कि 33 प्लस में 77 डिवाइड बाय 2 आ गया आपका 55। ठीक है ना? बहुत सारे तरीके हैं, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पहले समझो, एपी क्या है, फिर उसमें सुनो मैं सही बताऊं, इधर देखो प्लीज। टीचर ने सिखा दिया एक बेसिक आइडिया, क्या बेसिक से ज्यादा ही दे दिया आपको आइडिया। अब इसके बाद ना बैठ के क्वेश्चंस में दिमाग लगाना है।
दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सीए फाउंडेशन। बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, सिर्फ कन्वीनियंस के पीछे मत भागो, ठीक है ना। आपका एक्सेलरेशन किससे हो रहा है ये मैटर करता है। सिर्फ आप ना कन्वीनियंस के पीछे करते हो तो फिर क्या होता है कि पेपर की रिक्वायरमेंट उतनी सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब इधर देखो, आपका आगे चलते हैं और हाँ जी, यहां पे मैंने लाइन से ये तो करवा दिए तुम्हें, 9 11 12 13 14 15 मैं करवाता हूं, लेकिन हाँ पहले एक चीज शॉर्टकट सिखाता हूं। ये देखो बेटा, nth टर्म इक्वल टू a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, ये लिखवाया था दोस्तों। कैलकुलेटर के शॉर्टकट के अलावा तुम्हें एक चीज सीखनी चाहिए यहां पे ना, डी निकालने का एक तरीका जो कि सबको पहले से भी पता होता है, लेकिन मैं बता देता हूं पहले तो। डी निकालने का तरीका ये होता है कि कोई भी टर्म लो और उससे एक जस्ट पहले वाली टर्म क्या कर दो, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द सबसीक्वेंट टर्म्स। क्या वर्ड बोला, डिफरेंस बिटवीन द, आप लिख भी सकते हो चाहे इस बात को साइड, ठीक है। अच्छा, ये तो सबको पता ही होता है। डिफरेंस बिटवीन सबसीक्वेंट टर्म, लेकिन देखो इसका ना एक अल्टरनेट फॉर्मूला क्या है। इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला ये है कि आपका, प्लीज ध्यान दीजिए, इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला ये है कि ना, ये तो सबसीक्वेंट टर्म चाहिए इसमें, तो एक के बाद एक, 15th और 16th, 20th और 19th, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म। अगर कल को तुम्हारे सामने अवेलेबल हो, सबसीक्वेंट टर्म ना हो, तो एक तरीका है, ये देखो, am माइनस एजे अपॉन में m माइनस जे, ये शॉर्टकट लिखो, बता रहा हूं, am माइनस एजे अपॉन में m माइनस जे। हाँ जी, इधर देखिए, तो यहां पे अगर हम बात करें, मैं एग्जांपल से वेरीफाई करता हूं कि ये कैसे हेल्प करता है। तुम्हें ध्यान है जो एग्जांपल फर्स्ट था, एग्जाम्पल फर्स्ट में जरा जल्दी से बताओ, फर्स्ट टर्म कितनी थी, 2, और एक टेंथ टर्म कितनी थी दोस्तों। अगर तुम्हें ऐसे दो टर्म्स दे दी जाए और तुमसे पूछा जाए कि बताओ यार कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस सीरीज का, तो तुम वैसे नहीं बता सकते अनलेस अनटिल तुम ये फॉर्मूला यूज करो। ये देखो, a10 माइनस a1 करोगे और नीचे फिर 10 माइनस वन से डिवाइड, तो 29 माइनस टू अपॉन में नीचे 10 माइनस वन 9, बेटा 27 आ गया अपॉन में 9, आपका आंसर कितना आ गया, 3। क्या शॉर्टकट सही काम कर रहा है? यस। क्योंकि सबको याद होगा कॉमन डिफरेंस कितना था, 3। इससे आगे चलते हैं, इसके अलावा जैसे अगला एग्जांपल और ले लेता हूं। दूसरा एग्जांपल में क्या था, याद करो, आपका a8 और a1 अपॉन में नीचे 8 माइनस वन। यार जो सेकंड वाला एग्जांपल था उसमें a8 कितना था, 85, और a1 कितना था, 120, और नीचे 7, तो यहाँ पे माइनस का 35 अपॉन में 7 कट करके देखो आंसर क्या है, -5। क्या कॉमन डिफरेंस -5 आ रहा था? तो कल को अगर कभी ऐसी सिचुएशन जरूरत पड़े तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, याद रखने लायक है ये बात, ठीक है। अब इसका यूज मैं करके दिखा देता हूं। यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15, सभी ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले यहाँ पे आपका अगर मैं बात करूं सोल्यूशन की, तो बेटा आपका -6, ये दो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है कि इन दोनों टर्म्स के बीच में एपी की टर्म्स पूछ रहे हैं। तो बेटा आप तरीका क्या बना सकते हो, ये देखो। इसमें मैं इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता हूँ। नॉर्मल होता ना, फ्रैक्शन ना होता तो मैं प्लस करके देख लेता कुछ, है ना। लेकिन पता है मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लूंगा A1 है, A2, A3 और ये A4। तो बेटा D इक्वल टू क्या हो गया, A4 माइनस A1 अपॉन में नीचे 4 - 1। तो इस हिसाब से 14 माइनस -6 अपॉन में 3, तो ये तो 20/3 आ गया। ठीक है ना, डेसिमल में जल्दी से प्रेफर नहीं करते। ठीक है ना, कैलकुलेटर पे तो मजबूरी है डेसिमल में लिखना, क्योंकि तुझे पता है डेसिमल से की वजह से फिर तेरा डेसिमल में ही आंसर आता है ना, एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आता। तो कैलकुलेटर पे कर रहा होता तो अलग बात थी, 20/3 वहां लिखा ही नहीं जा सकता। अगर तुम 20/3 लिखोगे तो वो डेसिमल में ही कंसीडर करेगा उसे। लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे 20/3 ऐड करो, -6 में 20/3 ऐड करना। आई थिंक अब ये तुम्हारे कंपेटिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि तुम्हें एलसीएम कितना कंफर्टेबल है। अगर तुम्हें ये लिखना पड़ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर इसके बाद 20/3 ऐड करो, कितना हो जाएगा, फिर 20/3 ऐड करो। बेटा 22/3 में 20/3 गया तो कितना हो गया, 42/3। और 42/3 कितना होता है, 14। ठीक है, तो आपका आंसर 2/3 यहां भी है और यहां भी है। बेटा अगला 22/3 है, 1/3 तो नहीं है, तो ये क्रॉस कर दो। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना आपको भी आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसे प्लस। क्या कहते हो, आया सबको समझ, पक्का, अर्शिया, ठीक है। फिर को बेटा, ठीक है आपको, दोबारा से बोल रहा हूं, पेपर की रिक्वायरमेंट तुम सब मीट कर सकते हो, इतना तो मुझे दिखता है। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, मतलब आप ना, आप सभी जैसे इतने कैपेबल तो हो कि आप ठीक हो सकते हो, पेपर के लायक पेपर वाला लेवल अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जो एक डिसिप्लिन में लगातार कॉन्टिन्यूअसली एफर्ट्स डालने की जरूरत है, वो डालते रहना पड़ेगा। अदरवाइज लग रहा होगा थोड़ी, देखो पेपर का लेवल अगर यह है, तुमने यहां तक भी मेहनत करी, तो तुमने तो करी मेहनत, लेकिन सक्सेस अचीव नहीं, समझ गए। और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, सीए में आ रहे हो, नॉलेज के लिए पढ़ो कि मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे ये भी आना, मतलब ये आपकी ना जो माइंड में ये होना चाहिए कि मेरे को सब कुछ पता होना चाहिए, कि कल को जब मैं कभी इंटरव्यू में जाऊं ना, तो कोई ऐसी चीज कोई पूछ ना पाए जो मुझे ना आती है। ऐसी ये एटीट्यूड अगर होगा, तो आप फिर पढ़ाई का लेवल वही अचीव करोगे मेरे बिना कहे जो रिक्वायरमेंट है, और एक एक बार में निकलता है टाइम। क्या बोला, एक एक बार, कोई नहीं लगते यहाँ पे ज्यादा साल निकालने वाले, एक एक। लेकिन देखो पता है क्या होता है, जैसे आप, बल्कि जो लोग ना बड़े आराम से बड़े कंफर्टेबली कुछ काम करना चाहते हैं ना, वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते। एक्चुअली क्या होता है, जब आप बड़े कंफर्टेबल माहौल में करना चाहते हो ना, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। आपको अगर टाइम दे दिया जाए ना कि इस टाइम में ये करना है, तो आपका सारा फोकस किस पे होता है, सिर्फ उसी चीज पे होता है। तो ये आपको बता रहा हूँ, जो बड़े आराम से करने वाली बात होती है वो डिस्ट्रैक्टेड। जैसे कई बार पता है क्या होता है, अभी सितंबर अटेम्प में ना कुछ बच्चे कुछ जगह पे, कि सितंबर उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमारे साथ ना पेपर बहुत जल्दी हो गया है, हमें टाइम कम मिला है, और वो जनवरी अटेम्प्ट के लिए शिफ्ट हो गए कि अगर सितंबर दे के देख लेंगे, लेकिन हम एक्चुअली में क्या देंगे, जनवरी। अगर पास हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम जनवरी देंगे। ये तो फिर भी ठीक है, चलो बच्चा वो पेपर दे के देखना तो चाह रहा है। कुछ बच्चे तो कहते नहीं मैं दूंगा ही नहीं, मैं सीधा जनवरी दूंगा। दोस्तों, मेरा पुराना एक्सपीरियंस, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन पुराने एक्सपीरियंस से देखा हुआ है, जो इस तरीके की एटीट्यूड से करता है, वो मतलब फिर उसके बाद अगला अटेम्प्ट कि यार अभी नहीं हुआ, जनवरी में नहीं हुआ,
इस बार मैं तो रैंक लेकर आऊंगा। आईसीआई नहीं देता, बच्चा लेकर आएगा। ठीक है। फिर थोड़े दिनों में मैंने कहा पेपर दिया था बेटा मई में? कह रहा हाँ। सोच के देखो, सितंबर का जनवरी, जनवरी के बाद मई में तो रैंक लेकर आऊंगा। मई में दिया था पेपर? हाँ। मैंने कहा कि कह रहा सर लॉ नहीं निकला। तो आप ये समझना, जितने कम टाइम में आप परफॉर्म करने की सोचते हो तो आप ना डिस्ट्रैक्टेड कम होते हो। क्योंकि आपके माइंड में वही चल रहा होता है कि यार डेडलाइन आ गई, करना है करना है करना है करना है। नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और बहुत सारे लोगों का कोर्स छूटते देखा है। तो मैंने आपको बस ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो हुआ है, जो हमने एक्सपीरियंस देखा है इतने सालों में, उसके बेसिस पे आपको बता देते हैं। आपको इन सब बातों से ये देखना चाहिए कि आप में उनमें से क्या ऐसी कमी है जो आपको फिर क्या करनी है, वो इरेडिकेट करनी है, हटानी है। फिलहाल देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा करवाया बेटा? 15th करवा दिया। 16th क्वेश्चन, सम ऑफ थ्री इंटीजर इन एपी इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 80। ऐसे तीन नंबर जिनका, जो एपी में हो, पहली बात तो एपी में हो, उनका सम आपका 15 हो और उनका प्रोडक्ट आपका सी। जल्दी से चेक करो खुद से क्या आंसर होगा, कोई कैलकुलेटर थोड़ी चाहिए इनमें। और यहां पे आपका क्या, दो के बाद 8 फिर उसके बाद 5, क्या ये एपी है? नहीं। ये एपी है? नहीं। क्या ये एपी है? हाँ। क्या ये एपी है? हाँ। तीनों का सम बताओ, 15। तीनों का मल्टीप्लाई बताओ, 80। तो आंसर सी भी है। और ठीक है, तुमने कहा दो ऑप्शंस के आंसर पेपर में आते नहीं आते, यहां मिस्टेक है, कोई बात नहीं। ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, और देखिए सुनिए, सभी देखो भाई प्लीज। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, बहुत सारी चीजें हैं, एपी में ज्यादा है, मैंने आपको बता ही दिया। तो यहां पे आपका 2, 5, 8, 11 और 14, बस यहां तक लिख रहा हूं। ठीक है। अच्छा नोटिस करो एक चीज, प्लीज सभी ध्यान दें, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। बेटा फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म सेम नहीं होता, भूलना मत बेटा ये बात। ठीक है। सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म मतलब फर्स्ट और सेकंड का टोटल। सम ऑफ थ्री टर्म 15, सम ऑफ फोर टर्म 26, सम ऑफ फाइव टर्म 40 है। अच्छा एक चीज देखो यार, यहां पे सम ऑफ टू टर्म में से सम ऑफ वन टर्म माइनस करा, 7 - 2 करा, 2 - 7 नहीं, 7 - 2, बताओ क्या निकल के आया? सेकंड टर्म आई। माइनस क्या करा था, नोटिस करो, सम ऑफ टू में से सम ऑफ वन। अच्छा बेटा सम ऑफ थ्री टर्म में से सम ऑफ टू टर्म माइनस करना, 15 - 7, कौन सी आई? A3। माइनस क्या करा था, सम ऑफ थ्री में से सम ऑफ टू। बेटा आगे भी बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है आपको ये समझ में आना चाहिए कि कभी भी nth टर्म निकालने के लिए ये भी तरीका चल सकता है, SN माइनस SN। बोलो हाई है ना? पक्का? मैं चाहता हूं कि आप ये लिख लें। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद मैं आपको, ये कैसे पेंसिल से लिख रखा है? हाँ ठीक है। जब मैं कभी सीए फाउंडेशन में था तो भाई मैथ्स ठीक होने के बावजूद भी, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा फोबिया टाइप तो रहता ही है। क्योंकि कभी भी कुछ डिफिकल्ट सा कुछ आ जाए तो पेपर फिर क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो हमने पहली बात तो ये कि भाई क्वेश्चंस बहुत करे, बहुत सारी चीजों के लॉजिक्स जो थे, जैसे हम कई बार मुझे ऐसा लगता है हम तो फिर भी एक्सप्लेन करते हैं, और आज के टाइम में इस जनरेशन में ऑलमोस्ट सारे टीचर भी एक्सप्लेन करते हैं। बट एक टाइम था जब हम थे तो ज्यादा रीजनिंग एक्सप्लेन नहीं करते थे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं, बस ये है याद रखो।
ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियसली नेचर होता है, किसी किसी को लॉजिक जानना होता है क्यों ऐसा। तो हमने जब प्रैक्टिस करी, खूब प्रैक्टिस करी, तो क्वेश्चंस करते 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 हमें खुद ही समझ में आना शुरू हो गया कि इनके पीछे का लॉजिक क्या है। स्टैट्स के फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा होते थे। एक छोटी सी नोटबुक रखते थे बना के अलग से, एक बार रजिस्टर में नोटेड डाउन है फॉर्मूला, फिर एक छोटी सी नोटबुक में अलग से बहुत ही तरीके से, जितना अच्छा जितना साफ साफ एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, कि जब क्वेश्चंस करने बैठ रहे हैं तो अगर फॉर्मूला याद ना है तो उसमें से देखेंगे। एग्जाम टाइम्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, हैंडी हो जाएगा काफी, कि भैया सीधा एकदम से वो छोटी सी नोटबुक है, सिर्फ क्या है, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज है। और यकीन मानो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज तो मैं अभी भी आपको दे दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन एक हाथ से बनी हुई चीज और एक वो टाइप करी हुई चीज में थोड़ा कनेक्टिविटी में ना थोड़ा फर्क आता है, मेरे को तो ऐसा लगता है। बाकी जब नहीं हो हाथ से बना हुआ तो फिर तो आपको प्रिंटेड मिल जाए वही अच्छा लगता है। लेकिन मैं बता रहा हूं, अपने हाथ से लिखा हुआ बहुत जल्दी क्लिक करता है। ऐसी एफर्ट्स डाली हुई है, आपको भी डालनी चाहिए। ठीक है ना। फिलहाल ये समझ में आ गई बेटा आपको बात। अच्छा इधर देखो भाई, यहां पे ये देखिए, ये क्वेश्चन है nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। बेटा अगर मैं चाहूं तो इक्वेशन भी बना सकता हूं, nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। बेटा ये तो बताया नहीं कि कौन सी टर्म बतानी है, क्या बताया, nth टर्म बतानी है। तो बेटा जल्दी से बताओ, nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला a की जगह 1, n-1, और d की जगह कितना, 2। इसे सिंप्लीफाई करूंगा, सबको पता है 2n-2, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2n-1। पक्का। बेटा ये एक तरीके से क्या है, सुनना, ये है nth टर्म की इक्वेशन। क्या है ये, और ये nth टर्म की इक्वेशन क्या बताती है आपको, जब n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म बताती है, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो सेकंड टर्म बताएगी, और n की वैल्यू 3 पुट करो। आंसर तो पता चल गया आपको, बी ऑप्शन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ऐसी इक्वेशन बनानी है, आप ट्रायल एंड एरर का यूज कर सकते हो। कैसे, ये देखना। बेटा यहाँ पे n की जगह एक बार 1 रख के देखो, प्लीज बताओ, सॉल्व करो कितना आता है ये। n की जगह 1 रखो, 1 आया। बेटा n की जगह 2 रखो, बेटा n की जगह 3 रखो, बेटा n की जगह 4 रखो। मैच हो रही है सीरीज। बस पूरी इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है आपका। पक्का। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बेटा ये ना nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस है। आप नोटिस करेंगे -1 के बाद 2 है, मैंने कहा यार 3 प्लस करा होगा, क्योंकि -1 में 3 प्लस करो तो 2 आता है। लेकिन 2 में 3 प्लस करूंगा तो -4 तो नहीं आता। इसका मतलब ये एपी नहीं। मैं आपको बता देता हूं ये एपी नहीं है, और ये क्या है वो भी बता देता हूं, जीपी है। जी, जैसे एपी में क्या बताया था, अर्थमेटिक का मतलब सम, और ज्योमेट्रिक का मतलब क्या बताया था, प्रोडक्ट। तो आप देखो कि अगर -1 में मैं -2 मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 2। 2 में -2 मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, -4। समझ में आ गया जीपी है। लेकिन दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने तो अभी जीपी आपको सिखाया भी नहीं। तो क्या तुम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, तब भी कर सकते हो। मैं सिखा भी नहीं रहा फॉर्मूला, लेकिन तब भी कर सकते हो। सर वो कैसे, वो ऐसे कि मैं यहां पे इस स्टेटमेंट में एन की जगह 1 डालूंगा। बेटा जरा बताओ, एन की जगह 1 डालने पे वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करके बताओ। एन की जगह 1 पे वैल्यू पुट करो, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देख, -1 की पावर 1 -1, और 2 की पावर 1 -1 0, तो पावर 0 होने से ये भी 1 बन जाएगा। फर्स्ट टर्म आई -1, ऊपर चेक कर, एन की जगह 2, -1 का स्क्वायर करेगा क्या आएगा, -1 का स्क्वायर करेगा क्या आएगा, +1, और 2 की पावर 2 -1 करेंगे 1। तो बेटा जी आपका सेकेंड टर्म कितनी आ गई, 2, है ना, ऊपर चेक कर, है। तो इसका मतलब कंफर्म्ड हो गया। ऐसे ही थर्ड फोर्थ भी कर सकते हो आप। आंसर क्या हो गया आपका,
ठीक है, बिना जीपी सिखाए आपको जीपी का क्वेश्चन का। हाँ हाँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में पहले, अभी नेक्स्ट क्लास भी शायद एपी के कॉन्सेप्ट्स में जाएगी। अभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है एपी के, और वो सारे बताऊंगा जब पूरा कंप्लीट, कोई टाइप बचेगा नहीं फिर जीपी का। ठीक है ना, ये तो अब यहाँ पे दे रखा है तो मैंने बस ऐसे ही कहा। अच्छा, एक काम करना, आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 करवा दिया, लिखो जरा, वैसे ही ट्राई करके देखना। एक तो फोर्थ, एक फिफ्थ, एक सेवंथ, एक 17, 19 और 22। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एपी पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नहीं, वेटिंग सर।